नमस्कार, समय धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी होस्ट रीना आर्या और आज के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 35 से अधिक प्रभावशाली पुस्तकों के लेखक जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्वों के ऊपर अपनी कृतियाँ लिखी हैं और वह वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में अपनी नई भूमिका निभा रहे हैं। चलिए मिलते हैं श्री किशोर मकवाना जी से। इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। माननीय किशोर मकवाना जी का व्यक्तित्व बेहद प्रेरणादायक है, अत्यंत सरल, शांत और विचारों में गहराई लिए हुए। आज हम उनके जीवन, विचार, संघर्ष और वैचारिक लेखन के प्रति उनके अनुभवों को समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो इस रोल में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है वो संविधान में हमारी 338 जो धारा है उसके अंतर्गत इसकी रचना हुई है। उसका उद्देश्य है कि ये जो अनुसूचित जाति समाज है उसका सर्वांगीण विकास हो, उन पर किसी प्रकार का दमन न हो, वो किसी प्रकार का उसके साथ अन्याय न हो और उसके जो मूलभूत जो अधिकार है वो उसे मिलने चाहिए, ये और उसकी रक्षा हो, ये देखने का काम उसका कर्तव्य है। दूसरा उसका जो काम है, केंद्र और राज्य सरकार है उसके जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ काम कर रहे अनुसूचित जाति के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसको रोस्टर है, बढ़ोतरी है, वो कहीं पर भी उसे अन्याय होता है तो उसे न्याय मिले, वो देखने का काम आयोग का है। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सही अर्थ में इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, वो देखने का काम भी आयोग का है। उसका एक चौथा काम भी है, कहीं देश भर में अगर कोई घटना घटती है तो हम वहाँ का दौरा करते हैं स्थल का और देखते हैं कि उसमें क्या है और उस समय हम मार्गदर्शन करते हैं सरकार को, पुलिस को, और ये मुख्य काम हमारा है। दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करते हुए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही हैं? सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने एक ही है कि अनुसूचित जाति जो समाज है वो शताब्दियों से न्याय और अधिकार से वंचित था, तो और उस पर इतने दमन भी हुए पूर्व में, तो उसके कारण उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो गई। दूसरे, उनमें शक्ति तो काफी थी मगर उसका सही अर्थ में उपयोग ही नहीं हुआ। अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार दमन करेंगे तो उसका आत्मविश्वास है वो भी क्षीण हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं भी कहा है कि जब मैंने मेरा कार्य प्रारंभ किया 1920 के बाद, तब मेरे 3 सपने थे। तब मेरा सपना ये था कि दलित समाज जो है, अनुसूचित जाति समाज है, वो शिक्षित बने। तो आज मैं जब देखता हूँ तो मेरा जो सपना था वो पूर्ण हो गया है कि हजारों लाखों जो अनुसूचित जाति के समाज के जो वर्ग है, लोग हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं। मेरा दूसरा सपना था कि ये अनुसूचित जाति जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में आए। वो उन्होंने कहा कि आज जब मैं देखता हूँ तो आज हजारों लाखों अनुसूचित जाति के लोग सरकारी नौकरियों में हैं, ये उन्होंने कहा। तो उनके जो सपना था वो ये संविधान के कारण पूर्ण हुआ। तीसरा उनका जो सपना था वो उन्होंने कहा कि वो तीसरा सपना मेरा पूर्ण नहीं हुआ। वो तीसरा उनका सपना था कि गांव के अंदर रहने वाला जो अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है उस पर ये जातिगत जो अत्याचार है वो बंद होने चाहिए, मगर वो अभी तक चालू है। तो अभी मैं एक जगह पर गया था तो वहां मैंने देखा कि छोटा मोटा और बड़े कारोबार करने वाले में अनेक अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, तो वो कारोबार भी कर रहे हैं। ऐसे अनेक सेक्टर हैं जहां पहले अनुसूचित जाति का युवा जाने की सोच भी नहीं था। उस दिशा में वो अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, सरकारी नौकरी हो या साइंस टेक्नोलॉजी या ये विज्ञान जैसे क्षेत्रों है, उस दिशा में भी वो आगे बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि संविधान के कारण
सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज अनुसूचित जाति का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। मगर साथ साथ अगर इनकी जो ये आत्मविश्वास की जो कमी है, अगर वो दूर करके, एक नकारात्मक भाव है वो दूर करके वो आगे बढ़ेगा, तो बाबा साहब का जो भी सपना है या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि ये जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी मुख्य धारा में आके अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से आगे बढ़े, तो वो बढ़ सकता है। आयोग में काम करते हुए कोई ऐसा अनुभव या फिर ऐसा मामला जिसे आप आज भी याद करते हैं? हाँ, एक मैं बात जरूर बताऊंगा कि मैं मैसूर गया था जी। कर्नाटक, तो वहाँ एक संस्था ने कार्यक्रम आयोजन किया था। साधारणतः ऐसे कार्यक्रमों में मेरे जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कोई इस वहाँ तक नहीं जाता ऐसे, मगर समझ में आया इसलिए कि हमारी जो ये सेक्स वर्कर बहनें हैं उनका वहाँ सम्मेलन था, और वो भी इस क्षेत्र में काम करने वाली अनुसूचित जाति की जो बहनें हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएंगे? मैंने कहा हाँ जरूर आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर भी कोई वहाँ गया नहीं था। मैं वहाँ गया तो वहाँ का जो दृश्य था वो देखकर मेरी आंख में भी आंसू आ गए। इतनी करुणामयी स्थिति में ये हमारी बहनें जी रही थी, इतनी गरीब आई थी, संसाधनों का अभाव था। मैं उनके बीच बैठा, उनको मैंने पूछा कि आपकी समस्या क्या है, तो इन किसी की बहने के पास रेशन कार्ड नहीं था, और रेशन कार्ड नहीं था इसके कारण उनके पास बाकी जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं था। तो मैंने कहा कि ये तो कैसे चल सकता है। तो मैंने उनको वचन दिया कि मैं भाई के तौर पर आपको वचन देता हूँ कि आपकी जो समस्या है वो मैं हल करूँगा। तो शाम को मैंने वहाँ के कलेक्टर को बुलाया और उनको कहा कि आज मैं यहाँ गया था ये सेक्स वर्कर बहनों के बीच, तो उनकी ये समस्या है और हमने किसी भी हल में आपको जो भी रास्ता निकालना है निकालिए, और इन बहनों को ये सब जो योजना है उनका लाभ मिलना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि कल जो सम्मेलन है मैं 3 अधिकारी को वहाँ बिठाऊंगा, और ये बहनों के पास जो भी आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि इस जो क्षेत्र में काम करती है वहाँ तो उनका पति का भी नाम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो उन्होंने, उनका व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैसेज डाल दिया कि आप कल सम्मेलन में आपके पास जो भी आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आइए। और दूसरे दिन पहली बार ये दिशा में काम शुरू हुआ और बाद में मैं फॉलोअप भी लेता रहा। आज लगभग 80% काम पूरा हो गया। अनुसूचित जाति क्षेत्र में काम करने वाली लाखों संस्था है, मगर ज़्यादातर संस्थाएं, ज़्यादातर मतलब 99% संस्थाएं इस दिशा में जो मूलभूत समस्या है उस दिशा में बहुत कम जाती है। अगर वो इस दिशा में भी जाएगी ना तो ऐसे अनेक सेक्टर है वहाँ का उत्थान होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लंबे समय से पत्रकारिता और लेखन से जुड़े हैं, फिर भी हमेशा आप लो प्रोफाइल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने सेक्स वर्कर के प्रोग्राम में गए थे, कोई नेता जहां पर इन चीज़ों में शामिल होने से भी कई बार कतराते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि आपने उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करी। तो क्या ये आपकी सोच समझकर अपनाई गई रणनीति है कि आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं? नहीं, मेरा तो स्वभाव ही ये है, क्योंकि कुर्सी मेरे पे कभी हावी होती ही नहीं। और दूसरा, अगर माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जी ने जब मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मेरा कर्तव्य है, और ये तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करने वाला आयोग है, तो और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हमने हमारे बीच में जो भी एक लक्ष्मण रेखा हमने हटा दी कि सामान्य से सामान्य पीढ़ी जो भी है, गरीब व्यक्ति, वो मुझे मिल सकता है चेयरमैन को, और उनका जो भी काम है हम सरलता से कर देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार आयोग ने लगभग 43,000 केस हमने क्लोज किए। तो ये पहली बार, आयोग के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और दूसरा, लोगों को लगता है
कि ये आयोग के कारण हमें न्याय मिलेगा। क्या आपको कभी लगा कि कम सार्वजनिक उपस्थिति के कारण आपकी काम की पहुंच बहुत ज़्यादा सीमित हो गई है? नहीं, अब क्या है कि मेरा एक जिम्मेदारी है, जी। मेरा काम है कि ये आयोग का काम पूरा, मुझे जितना समय है जी। वो पूरा का पूरा 100% मुझे देना है। तो इसलिए मैं पूरे मनोयोग से, मुझे जितनी भी शक्ति है वो जी। पूरी शक्ति से लगाऊं काम में। सर, क्या आने वाले समय में आप किसी नई पुस्तक या लेखन परियोजना पर काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मेरा एक ही काम है, आयोग का काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें पढ़ना, यही एक काम है अभी तो। सर, समय धारा और देश भर के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि आपकी जो भी बुद्धि शक्ति है वो समाज हित और देश के हित में करें। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का एक सपना है, हमने देश के सामने उन्होंने वो सपना रखा है कि 2047 का जो भारत है वो एक आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने। तो इस दिशा में हम थोड़ा भी योगदान अलग अलग अपनी जितनी भी शक्ति बुद्धि है वो करेंगे तो जरूर ये सपना पूरा होगा और भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में पूरे संसार में जो हमारे मनुष्यों का सपना है वो पूरा होगा। आपके विचार न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी एक रास्ता दिखाते हैं, उनके लिए गाइडेंस का काम करते हैं। हमारा प्रयास है कि आपके सोच और आपके अनुभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सर, आपने अपने अनुभव, विचार और दृष्टि को जिस सरलता और स्पष्टता से हमारे साथ साझा किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो ये थे आदरणीय श्री किशोर मकवाना जी, बेहद सरल शांत व्यक्तित्व के स्वामी और बेहद शिक्षित। हमारा प्रयास भरता कि आप इनके बारे में, इनके जीवन के अनुभवों के बारे में, इनके विचार और संघर्ष के बारे में जानें। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसी प्रकार की महान शख्सियतों से मिलने के लिए हमारे समय धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।